दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि अर्थ के साउथ पोल में मौजूद एंटार्क्टिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट या फिर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ना तो कुदरत इंसान को पसंद करती है और ना ही इंसान कुदरत को। ये तो बात आप सभी जानते होंगे कि एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे दूर, ठंडा और खुश्क कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पिछले कई सदियों से इंसान यहाँ पर रहते आए हैं। और अब सवाल ये आता है कि इतनी ठंडी जगह पर इंसान कैसे अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, और लोगों का ऐसा क्यों कहना है कि यहाँ पर रहना स्पेस में रहने से भी ज्यादा मुश्किल है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखा जाए तो एंटार्क्टिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें कई बड़े ममालिक फिट आ सकते हैं। अब आप खुद सोचे कि इतने बड़े एंटार्क्टिका का 98% हिस्सा बर्फ से छुपा हुआ है। ये बर्फ यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि दोस्तों 5 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन आप ये जान ले कि यहाँ पर साल में 1 या 2 बार गर्मी भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर गर्मी का ये मतलब नहीं कि यहाँ का टेम्परेचर 30, 40 या 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर सिर्फ -12 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ कभी भी मेल्ट नहीं हो पाती और हर साल 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बर्फ और कम टेम्परेचर का होना ही यहाँ पर इंसानी जिंदगी डिफिकल्ट बनाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर इंसानों के लिए ये है कि यहाँ पर नमी यानी कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों वैसे तो किसी नॉर्मल हवा में 40 से 80% तक वाटर वेपर्स होते हैं, और ये वाटर वेपर सिर्फ इंसान की स्किन के लिए नहीं बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। पर वहीं अगर हम एंटार्क्टिका की ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 0.03% ह्यूमिडिटी लेवल है, और यही बात के एंटार्क्टिका में स्किन प्रॉब्लम होना और डिहाइड्रेशन होना आम सी बात है। और यहाँ एक और परेशानी आती है, वो है साउथ पोल, जो समुद्री लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये लोगों की परेशानी में और भी इजाफा बढ़ा देता है। अब कुल मिलाकर ये बात आती है कि एंटार्क्टिका किसी इंसान के लिए क्या किसी भी जानदार के रहने लायक भी नहीं है। पर आखिर क्या वजह कि इसके बावजूद भी इंसान यहाँ पर रहते हैं। अब अगर इसकी वजह के बारे में बताएं तो वो वजह है इनकी रिसर्च। अब दोस्तों जैसे स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई है, फिर भी लोग वहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं। इसी तरह साइंसदानों को भी रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है। एमर्सन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन ये एक अमेरिकन बेस है जिसके अंदर गर्मियों में 150 और सर्दियों में 45 साइंटिस्ट रहते हैं, और इस जगह इन्हें एक प्लेन के जरिए पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि एंटार्क्टिका में कोई भी रनवे और एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, और ना ही इस मोटी बर्फ की वजह से यहाँ पर रनवे बनाया जा सकता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर रनवे बर्फ ही से बनाया गया है। पहले यहाँ पर रोलर चलाकर बर्फ को सख्त तो प्लेन किया जाता है जिस पर जहाज को आसानी से लैंड कराया जा सके। अब एंटार्क्टिका में जो पायलट्स जाते हैं इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो आम रनवे नहीं होता, वो बहुत ही स्लिपरी होता है। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो जितनी जल्दी बना था उतनी जल्दी बर्फ के अंदर चला गया, और फिर 1974 में लकड़ी के स्ट्रक्चर से अपग्रेड करके बड़े से इग्लू के स्ट्रक्चर की तरह बनाया गया था। अब पूरी की पूरी बेस इसी के अंदर रहती थी। लेकिन अमेरिकन का ये एक्सपेरिमेंट भी जल्दी नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि हर साल ठंड के साथ ही ये इग्लू बर्फ के नीचे जाता गया। अब ये एंटार्क्टिका की खूबी का ही खामी, यहाँ साल में 6 महीने ही सूरज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीने यहाँ पर सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से 6 महीने रात ही रहती है, और अगले 6 महीने बाद बर्फ को यहाँ से हटाया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल भी ज्यादा लगता है और वक्त भी ज्यादा लग जाता है। इसी वजह से 2008 में अमेरिका एक न्यू अप्रोच के साथ मैदान में उतरा। इन्होंने एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली बेस बनाया, जिसे हाइड्रोलिक पिलर के साथ ऊपर उठाकर बनाया गया था। अब एरोडायनेमिक शेप होने की वजह से बर्फ इसके ऊपर और नीचे इकट्ठी नहीं होती थी, लेकिन हर 10 सालों में थोड़ी बर्फ जमा हो जाती है, जिसे पहले के मुकाबले में आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम आपको एंटार्क्टिका के बारे में बताएं तो ये एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी कि एंटार्क्टिका को कोई भी कंट्री ओन नहीं करती, लेकिन यहाँ पर 30 कंट्रीज के अपने रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। पर सोचने की बात है कि यहाँ पर सारी कंट्रीज क्यों रिसर्च करती हैं, और यहाँ पर कौन सी रिसर्च होती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च होती है। अब ये क्या होता है, आम जगहों पर हवाओं में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला बना देते हैं, और इसलिए हम टेलीस्कोप लगाने के बाद भी दूर तक नहीं देख सकते। और यही वजह कि साउथ पोल में मौजूद एंटार्क्टिका में सारी स्पेस रिसर्च की जाती है, क्योंकि यहाँ का आसमान काफी ज्यादा साफ होता है। दोस्तों स्पेस के अलावा यहाँ पर आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। करोड़ों सालों पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था और कौन कौन सी गैस हवा में मौजूद थी, ये सारी बातें एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छुपी थी। और इन्हीं सब सीक्रेट्स को समझने के लिए आइस कोर्स पर रिसर्च की जाती है, क्योंकि एंटार्क्टिका में काफी खराब मौसम होता है, इसीलिए यहाँ पर काफी सोच समझ कर रिसर्चर्स भेजे जाते हैं। अब जैसा कि
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आने का एक ही जरिया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जाने का भी एक ही जरिया है। यहाँ पर सिर्फ एक मंथ ही का वक्त होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ और जा सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में साल के बाकी महीनों में आना और जाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब अंटार्कटिका से भी दूर एक और इम्पॉसिबल सी जगह है और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को कभी भी स्पेस से बाहर निकलना हो तो वो कभी भी ओशन में लैंड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अंटार्कटिका में मौजूद नहीं होता है। इमरजेंसी के वक्त चाहे यहाँ पर डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन काफी सीरियस सिचुएशन में वीडियो कॉल के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर से बात की जाती है और ये कॉल भी इंटरनेट के जरिए की जाती है। और यहाँ पर इंटरनेट भी काफी बड़ी परेशानी है। अब क्योंकि साउथ पोल अर्थ के बिल्कुल नीचे है, इसीलिए यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल नहीं आते। सिर्फ कुछ ही सैटेलाइट के सिग्नल यहाँ पर आते हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। और इसी टाइम में साइंटिस्ट अपनी अपनी कंट्रीज को डेटा भेज सकते हैं और इसी बीच वो अपनी फैमिली से भी कनेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में मौजूद लोगों के लिए एक और भी परेशानी बनती है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। अब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कंट्री को पोल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना हर कंट्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी वेस्ट या पोल्यूशन बढ़ा तो ये रिसर्च को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज आएगी उसे आखिर में वापस ही जाना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।